हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसमें एक टॉपिक दिया हुआ था हमें इंग्लिश में पारिभाषिक शब्दावली का, ग्लोसरी जिसको कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो है वो स्पेशली पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर होगा, जिसमें हम एक छोटा सा टेस्ट देके देखेंगे। टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पर देखने के लिए 15 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन का 1 बाय 1 आंसर देंगे और आप अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिपूर्ति करना के लिए अंग्रेजी शब्द है। प्रतिपूर्ति करना के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, कि प्रतिपूर्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारे सामने रिहर्सल, ऑप्शन नंबर सी है रजिस्ट्री और ऑप्शन नंबर डी है रिएम्बर्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप आंसर देने के लिए वीडियो को थोड़ी देर रोक के वैसे भी देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर होगा रिएम्बर्स। रिएम्बर्स को कहा जाता है प्रतिपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर ए लिखा है हमारे सामने रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है विश्राम या फिर छूट देना। रिहर्सल, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, किसी चीज़ रिहर्सल करना, सिंगिंग की रिहर्सल करना, डांस की रिहर्सल करना, वो होता है रिहर्सल करना, अभ्यास करना। और रजिस्ट्री होती है पंजीकरण, किसी चीज़ की रजिस्ट्री करवाना, पंजीकरण करवाना, जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में एडजमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, कि जो एडजमेंट हमारा इंग्लिश का वर्ड है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने है संहिता और ऑप्शन नंबर सी है वो है हमारे सामने अनुपूरक और ऑप्शन डी है स्थगन। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, सी अनुपूरक, डी स्थगन, ऑप्शन नंबर ए विज्ञप्ति और बी है संहिता। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर देंगे और इस एडजमेंट का राइट आंसर होता है स्थगन करना। एडजमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, स्थगन करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने अनुपूरक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुपूरक, जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट। अनुपूरक को क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर बी है संहिता। संहिता का मतलब होता है कोड। और ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने विज्ञप्ति, जिसका मतलब होता है रिलीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी स्थगन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विकल्प में इंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। इंडोर्समेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने है अधिरोपण, ऑप्शन नंबर बी है अविश्वसनीय, ऑप्शन नंबर सी आक्षेप और ऑप्शन नंबर डी है पृष्ठांकन। तो आप अपना आंसर देंगे, अधिरोपण, अविश्वसनीय, आक्षेप, पृष्ठांकन। इनमें से इंडोर्समेंट का सही हिंदी मीन क्या होगा। तो इंडोर्समेंट का सही हिंदी होता है पृष्ठांकन। इंडोर्समेंट का सही हिंदी मीन क्या होता है, पृष्ठांकन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिरोपण, अधिरोपण को कहा जाता है इम्पोजिशन, IMPOSITION, इम्पोजिशन होता है। अविश्वसनीय का होता है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय होता है। और आक्षेप का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन डालना, आक्षेप करना होता है। तो ये थे हमारे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी पृष्ठांकन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा। एक हिंदी वर्ड दिया हमें विसंगति और इसके लिए हमें अंग्रेजी वर्ड है वो पता करना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क्रिपेंसी, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रेशन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिसमिस। तो हमें बताना है विसंगति के लिए सही इंग्लिश वर्ड क्या होगा। विसंगति के लिए सही इंग्लिश वर्ड क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी को कहा जाता है विसंगति। डिस्क्रिपेंसी को कहा जाता है विसंगति। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने दिया है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, विकार, किसी चीज़ में विकार। ये साइंस का वर्ड भी है, डिसऑर्डर विकार उत्पन्न होना। डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा हमारा विसंगति। डिस्क्रेशन का मतलब हो जाएगा विवेक और डिसमिस का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरी डाउन
के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। कैरीड डाउन का हिंदी मीनिंग पूछा गया इसके अंदर। ऑप्शन है हमारे सामने कैरीड डाउन के लिए। ऑप्शन नंबर ए है मनोनीत, ऑप्शन बी स्थगन, ऑप्शन सी अधोनी और ऑप्शन नंबर डी अधीन। ये अधोनी या अधोनीत होता है, ये अधोनीत वर्ड होता है सही, अधोनीत। तो ये हमारे सामने ऑप्शन है कैरीड डाउन। वर्ड क्या था हमारा, कैरीड और डाउन। कैरीड डाउन के लिए सही ऑप्शन होगा हिंदी का मनोनीत, स्थगन, अधोनीत या फिर अधीन। तो कैरीड डाउन को हिंदी में कहा जाता है अधोनीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोनीत, मनोनीत को कहा जाता है नॉमिनेट, मनोनीत करना होता है नॉमिनेट करना। स्थगन होता है एडजमेंट और अधीन होता है अंडर, किसी के अंडर काम करना, किसी के अधीन काम करना। तो ऑप्शन नंबर सी अधोनीत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का हिंदी अर्थ है, इंट्रिकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने जटिल, ऑप्शन नंबर बी समाविष्ट, ऑप्शन नंबर सी मादकता और ऑप्शन नंबर डी कुचक्र। तो इंट्रिकेट का सही हिंदी मीन क्या होता है, इंट्रिकेट को कहा जाता है जटिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जटिल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने समाविष्ट। समाविष्ट को कहा जाता है इंक्लूड करना, समाविष्ट करना, शामिल करना, इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट है मादकता, मादकता होता है ड्रंकनेस और कुचक्र होता है विशियस साइकिल, या सर्कल बोल सकते हैं या विशियस साइकिल बोल सकते हैं कुचक्र को। ऑप्शन नंबर 7 है हमारे सामने न्यायपालिका का अंग्रेजी रूप है। न्यायपालिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या फिर कोर्ट सिस्टम। तो न्यायपालिका को कहा जाता है जुडिशरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कार्यपालिका का सही अंग्रेजी रूप क्या है। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका होती है एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है संप्रभुता किसे कहते हैं। संप्रभुता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, संप्रभुता के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी सॉवरेनिटी, ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी और ऑप्शन नंबर डी रूल। तो संप्रभुता को इंग्लिश में कहा जाता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, ये फ्रीडम आज़ादी हो जाएगा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र हो जाएगा, रूल का मतलब शासन करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 है हमारे सामने मौलिक अधिकार का अनुवाद है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी लीगल राइट्स, ऑप्शन सी सोशल राइट्स और डी बेसिक राइट्स। तो मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है प्रस्तावना का अंग्रेजी अर्थ क्या है। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। प्रस्तावना प्रपोजल, आर्टिकल, प्रियम्बल, मोशन। तो प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रियम्बल को बोलते हैं प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है संघीय व्यवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन बी है फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव गवर्नेंस और ऑप्शन नंबर डी है डुअल रूल। तो संघीय व्यवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, फेडरल सिस्टम को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 नीति निर्देशक तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी गाइडिंग आर्टिकल्स, ऑप्शन सी पब्लिक प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी गवर्नेंस वैल्यूज़। तो नीति निर्देशक तत्व को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है व्हाट इज़ द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी इक्विवेलेंट बराबर की ऐसा वर्ड जो है फेडरलिज्म, उसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वर्ड कौन सा होगा, समकक्ष वर्ड कौन सा होगा। केंद्रवाद, संघवाद, लोकतंत्र, समाजवाद। अभी आया था संघीय वाला वर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा हिंदी मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग पूछा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का निर्देशक शक्तियाँ, निर्देशित नीतियाँ, नीति निर्देशक तत्व और शासन आदेश। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हिंदी में कहा जाता है। तो आप अपने 15 क्वेश्चन देख लिए, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं आपके आंसर 15 में से कितने हो रहे हैं और कमेंट करके बता सकते हैं।